वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 109 है। प्रैक्टिस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, उसमें भी जो वर्तमान में जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है उसको पूछ रहा है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए दो होते हैं ये, एक तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत या पारंपरिक, कुछ भी लिखा सकता है। तो परंपरागत कौन से, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जैसे कि कोयला, लेकिन एकदम ख़त्म हो जाने हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जाने हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। ठीक है, ये सारे के सारे परंपरागत हैं। और गैर परंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ बायोमास और लघु जल विद्युत। इसके अतिरिक्त टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल, ये सारे के सारे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, और इसमें जो सर्वाधिक क्षमता है वो है सौर ऊर्जा की। उसके बाद अगर पूछ ले तो पवन ऊर्जा की है। देखिए भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जैसी पहलों ने सौर ऊर्जा में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसी पहलों से सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी में भारी वृद्धि हुई है। भौगोलिक लाभ देखें तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां साल में 300 से अधिक दिन धूप उपलब्ध रहती है। वर्तमान में जो सौर ऊर्जा है, वर्तमान में सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा और फिर बायोमास का स्थान आता है, तो सर्वाधिक है सौर, उसके बाद पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। ये तो गलत है। यह उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा और हिमपात लाता है, यही करेक्ट है। यह केवल गर्मियों में सक्रिय होता है, सर्दियों में होता है। इससे दक्षिण भारत में भारी तबाही मचती है, गलत है। ये जो उत्पन्न होते हैं ना पश्चिमी विक्षोभ, वो भूमध्य सागर में होते हैं। भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह पछुआ जेट स्ट्रीम के साथ भारत में प्रवेश करता है। सर्दियों में होने वाली यह वर्षा रबी की फसल, विशेषकर गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। ठीक है, बशर्ते ओलावृष्टि ना हो। नुकसान, कभी कभी इसके साथ ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान भी हो जाता है। चलिए, हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर रखना है इनको, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा एग्जाम्स में। तो सबसे उत्तर में आएगी काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगी जास्कर, उसके बाद है पीर पंजाल। ठीक है, बी है इसका आंसर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और दक्षिण से उत्तर पूछ ले तो इसी को जो है उल्टा कर देना। देखिए इसकी ट्रिक है एक, कलेजा पार, इसे याद रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद करने की सबसे आसान ट्रिक है कलेजा पार। ठीक है, के यानी काराकोरम, ले लद्दाख, जा जास्कर और पार पीर पंजाल, कलेजा पार। काराकोरम यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है जहां केटू स्थित है, यानी गॉन्डवेन ऑस्टिन। लद्दाख यह काराकोरम के दक्षिण में और सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। जास्कर सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। ठीक है, पीर पंजाल यह लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय का हिस्सा है और कश्मीर घाटी के दक्षिण में स्थित है। यह भू आकृतिक विभाजन भारत की जलवायु और नदी प्रणालियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत की झीलें और उनके राज्यों को सुमेलित करेंगे। सभी को पता होगा, लोकटक्का मणिपुर की है, चिल्का उड़ीसा की है। ठीक है, एक लैगून झील है। कोलेरू
आंध्र प्रदेश और वेम्बनाड केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए लोकटक जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत की, जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लघु झील है। कोलेरू कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित मीठे पानी की झील है। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है, जहां प्रसिद्ध नौका दौड़ बेलम कल्ली का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कठिन काव्य का प्रेत किस मध्यकालीन साहित्यकार को कहा जाता है? पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, केशव दास को। केशव दास जो है ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका उनकी महान कृतियां हैं। उनकी भाषा की क्लिष्टता और पांडित्य प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। वे रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी का संबंध किस देश से था? निकोलो कॉन्टी का था इतावली। ठीक है, इटली, इटली बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी का संबंध इटली से था। निकोलो कॉन्टी 1420 से 1421 में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसने विजयनगर के त्योहारों और दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है, जैसे कि दीपावली, नवरात्रि। अन्य यात्री पुर्तगाल से डोमिंगो पेस आया था और फरनाओ नूनिज आया था, जबकि फारस ईरान से अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया था। ये याद रखिएगा। इब्ने बतूता था एक मोरक्को का यात्री था, जो दिल्ली सल्तनत के समय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो कौन किस देश से आया था यात्री और किसके शासनकाल में आया था, ये भी मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है हिस्ट्री में। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। ये एक रिलेट कराया मैंने प्रश्न, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। 1420 इसका उत्तर हो जाएगा। तो निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया। निकोलो कॉन्टी एक इतावली व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे। ठीक है, चियोगिया में जन्मे। उन्होंने 15वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया और संभवतः दक्षिण चीन की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 पुरुष हथियार उठाने में सक्षम हैं? तो निकोलो कॉन्टी ने ही लिखा, डी है इसका आंसर। 1420 में विजयनगर की यात्रा करने वाले इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी ने इस प्रकार वर्णन किया, इस शहर में 90,000 पुरुष हथियार उठाने में सक्षम हैं। उनका राजा भारत के सभी राजाओं की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की किस सुल्तान ने? या प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि दीवान अमीर कोही जो विभाग था वो किससे संबंधित था? रक्षा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से या कृषि से? तो कृषि विभाग था ये दीवान अमीर कोही। और दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। दीवान अमीर को ही दिल्ली सल्तनत के दौरान स्थापित एक प्रमुख कृषि विभाग था। संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक। उद्देश्य क्या था इस विभाग का? इस विभाग का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, खेती के तरीकों में सुधार करना और किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना था। कार्यप्रणाली, सरकार ने किसानों को सौंधर यानी कृषि ऋण दिया और फसलों के चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन की योजना बनाई। विफलता, भ्रष्टाचार, भूमि के गलत चयन के कारण यह योजना विफल रही, लेकिन यह मध्यकाल का पहला नियोजित कृषि प्रयास था। यह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्रों में लागू किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक अधिकारी का काम क्या होता था? रूपदर्शक अधिकारी सिक्कों का परीक्षक होता था। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य सिक्कों यानी मुद्राओं की प्रामाणिकता, शुद्धता और गुणवत्ता की जांच करना था। इसके साथ ही अधिकारी राज्य की मुद्रा प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और बाजार में उपयोग होने वाले सभी रूप रंग के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बौद्ध के बोधिसत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो स्वयं का निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी दूसरों की सहायता के लिए संसार में रुकता है। अवलोकितेश्वर को करुणा के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है और मंजूश्री बुद्धि के बोधिसत्व हैं। एक है मैत्रेय, वो भावी बुद्ध हैं, वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो मंजूश्री ये प्रज्ञा यानी बुद्धि के बोधिसत्व हैं, ये तो ठीक है। अवलोकितेश्वर को करुणा के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, ये भी ठीक है। पहला वाला गलत है। बोधिसत्व वह व्यक्ति नहीं है जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करेगा, वो स्वयं निर्वाण त्यागता है ताकि दूसरों को निर्वाण मिल सके। तो पहला वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। जहां जहां एक है उसको एलिमिनेट करना है ना अपने को। तो 2 और 3 बी है इसका आंसर। देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वह है जो स्वयं बुद्ध बनने की क्षमता रखता है, लेकिन संसार के सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए अपने निर्वाण को स्थगित कर देता है। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि वह निर्वाण प्राप्त करने से पहले रुकता है। ठीक है। अवलोकितेश्वर यानी पद्म पाणि, इनके हाथ में कमल होता है और ये अंततः अनंत करुणा के प्रतीक हैं। अजंता की गुफाओं में इनका प्रसिद्ध चित्र है अवलोकितेश्वर का। मंजूश्री की बात करें तो ये एक हाथ में ज्ञान की तलवार और दूसरे में पुस्तक धारण करते हैं। मैत्रेय पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। इन्हें भावी बुद्ध कहा जाता है जो अभी तुषित स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। ठीक है। और ये तब आएंगे जब संसार में बिल्कुल एकदम अंतर समय रहेगा सब कुछ ठीक करने के लिए, ये मान्यता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझ जाना या शांत हो जाना है, जैसे दीपक की लौ का बुझ जाना। आध्यात्मिक संदर्भों में यह जन्म मरण के चक्र यानी संसार दुखों और सभी कर्म बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त होने की सर्वोच्च अवस्था है निर्वाण, जिसे मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। चलिए 12वां प्रश्न है, सही जोड़े मिला दीजिए। स्वतंत्रता सेनानी, समाचार पत्र, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर मूक नायक, यंग इंडिया महात्मा गांधी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और मराठा केसरी अगर होता, मराठा है तो मराठा से मिला दीजिए, बाल गंगाधर तिलक। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1 और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। देखिए, केसरी और मराठा, तिलक ने केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया। ये भाषा ही पूछ लेता कौन सी किसकी है। मराठा मराठी में नहीं, अंग्रेजी में है। केसरी है मराठी में। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान इसका संपादन किया। ठीक है। एक न्यू इंडिया याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट से जुड़ी हैं, और यंग इंडिया महात्मा गांधी से। ऊपर क्या पूछा है? ऊपर यंग इंडिया पूछा है, महात्मा गांधी। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। यंग इंडिया और हरिजन, गांधी जी ने इन पत्रों को सामाजिक कुरीतियों और ब्रिटिश नीतियों पर प्रहार किया। ठीक है, इन पत्रों से। मूक नायक, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की आवाज़ उठाने के लिए 1920 में शुरू किया था और ये पत्र राष्ट्रीय चेतना का वाहक बना। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत के भारतीय संघ में विलय से है? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। पृष्ठभूमि इसकी देखें तो हैदराबाद के जो निजाम थे उस्मान अली खान स्वतंत्र रहना चाहते थे,
जबकि वहाँ की जनता विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र भारत में विलय चाहती थी। रजाकार निजाम के अर्धसैनिक बल रजाकारों ने जनता पर अत्याचार किए, जिससे भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी। 13 से 18 सितंबर 1948 तक चली। ठीक है, 13 से 18 सितंबर तक चली 1948 में। इस पुलिस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, क्योंकि हैदराबाद में सबसे अधिक पोलो के मैदान थे। परिणाम क्या हुआ इसका? निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। थांग का पूछ रहा है। थांग का कला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक थांग का है और एक है थांग टा। तो जो थांग टा है वो तो उत्तर पूर्वी भारत की मार्शल आर्ट कला है, यानी मणिपुर की। ठीक है, थांग टा होता तो डी सही हो जाता, लेकिन अभी डी सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना थांग का, तो काफ और का रिलेट कर दीजिए कपड़े से। यह कपड़े पर की जाने वाली बौद्ध चित्रकला है थांग का। बी है आंसर। देखिए, थांग का अर्थ जिसे लपेटा जा सके। ठीक है, इसमें बुद्ध, बोधिसत्वों और मंडल के चित्र बनाए जाते हैं। यह सूती या रेशमी कैनवास पर खनिज रंगों और सोने के महीन काम से तैयार किया जाता है। सांस्कृतिक प्रसार, यह कला लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में अनंत लोकप्रिय है। इन चित्रों का उपयोग ध्यान और शिक्षण के लिए किया जाता है। कंफ्यूजिंग पेयर बन जाता है थांग का और थांग टा। थांग टा पूछ ले तो मणिपुर का एक प्राचीन और पारंपरिक मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला है, जो मुख्य रूप से तलवार यानी थांग और भाले यानी टा के उपयोग पर आधारित है। चोल प्रशासन के संदर्भ में उत्तर मेरू शिलालेख निम्नलिखित में से किसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चोल प्रशासन के संदर्भ में उत्तर मेरू शिलालेख जो है वो स्थानीय प्रशासन और ग्राम सभा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। बी है आंसर। देखिए, चोल प्रशासन के संदर्भ में उत्तर मेरू शिलालेख मुख्य रूप से चोल काल की ग्रामीण या स्थानीय प्रशासन प्रणाली और ग्राम सभाओं यानी सभा या महासभा के कामकाज में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यदि इस प्रश्न को कोई ऐसे पूछ ले तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। उत्तर मेरूर स्थित जो शिलालेख है मुख्यतः संबंधित है समुद्री व्यापार से, सैन्य विजय से, मंदिर अनुष्ठान से, ग्राम प्रशासन से। डी। देखिए, उत्तर मेरूर में चोल शिलालेख मुख्य रूप से ग्राम प्रशासन की प्रणाली से संबंधित है। यह चोल वंश के तहत गांवों को कैसे शासित किया गया इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह शिलालेख जो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, ग्राम स्तर पर शासन के अत्यधिक संगठित और लोकतांत्रिक रूप को उजागर करता है। यह स्थानीय सभाओं के कामकाज और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से इन सभाओं के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ठीक है, कैसे? लॉटरी प्रणाली के माध्यम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 6 षड दर्शन है, पूछ लेता है इनके प्रवर्तक, प्रतिपादक, दर्शन और प्रतिपादक। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन के कणाद और उत्तर मीमांसा के महर्षि जैमिनी। देखिए, दो हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेयर ही बनता है, उत्तर मीमांसा और दूसरी है पूर्व मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है उसके हैं महर्षि जैमिनी, और ये जो उत्तर मीमांसा है इसके हैं बादरायण। इसके बादरायण है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। इसके अतिरिक्त योग आ जाता तो उसके पतंजलि हैं। देखिए, षड दर्शन, ये 6 दर्शन भारतीय चिंतन के आधार हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि सबसे प्राचीन है, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के कणाद हैं। ठीक है, उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहा जाता है उसके प्रतिपादक है बादरायण, और जो पूर्व मीमांसा है उसके हैं प्रतिपादक महर्षि जैमिनी। ठीक है, जो कर्मकांड और वेदों की व्याख्या पर केंद्रित है, ये पूर्व मीमांसा, और वेदांत अपना उत्तर मीमांसा।
योग महर्षि पतंजलि योग के प्रणेता हैं, तो ये याद रखना सब। चलिए एक और प्रश्न, चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के संगठन के तरीकों के बारे में जानकारी देने वाला चोल शिलालेख का नाम बता दीजिए। वही प्रश्न है, ऊपर जो दो प्रश्न थे उसी से रिलेट करता हुआ। उत्तर मेरूर शिलालेख, ठीक है, बी है इसका आंसर। चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन या ग्राम सभा या महासभा के संगठन के कामकाज के बारे में विस्तृत जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख से मिलती है। यह शिलालेख चोल राजा परातंग प्रथम के शासनकाल का है, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। तो उत्तर मेरूर से 3 प्रश्न बन गए अलग अलग तरीके से। एक्सप्लेनेशन में भी हर कुछ में ऐड ऑन है थोड़ा बहुत, तो याद रखना इस चीज को। 19वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानना है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। गलत, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, तो जो गलत है डी। देखिए, संपत्ति का अधिकार कभी था मौलिक अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, तो क्लॉज बन गया वहां पर 300A और अब है ये एक लीगल राइट यानी विधिक अधिकार। बाकी मतदान से जुड़ा है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1988 ने युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का हक दिया, पहले 21 वर्ष थी। जीएसटी 2016 में 101वें संशोधन ने भारत में प्रत्यक्ष कर ढांचे में बड़ा बदलाव किया। जीएसटी को लाया गया, ठीक है, प्रत्यक्ष कर ढांचे में बड़ा बदलाव किया, यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीति में स्थिरता लाने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, या 65 वर्ष की आयु। जो भी पहला पूरा हो जाए होने तक अपने पद पर बने रहते हैं, वो डी है इसका आंसर। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 316 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का वर्णन है, ठीक है, तो वर्णन है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करें, पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले पूरा हो तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इस्तीफा वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो कुछ ही देर में प्रोवाइड होगा एक और इसके बाद, ठीक है, तब तक इससे प्रैक्टिस कीजिए। उसमें हम 21 से लेकर 50 तक जाएंगे पूरे, और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। 30 के 30 पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप, ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए।